हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित पार्ट 2 में महत्वपूर्ण 25 प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको पहले वीडियो में 15 क्वेश्चन को हल कराया था और आज हम इस वीडियो में आपको 25 प्रश्न हल कराएंगे जो यूपी टेट और सीटेट की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ऑप्शन ए चुने गए अध्ययन द्वारा, ऑप्शन बी प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, ऑप्शन सी गहन अध्ययन द्वारा या ऑप्शन डी सस्वर अधिगम द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को सस्वर अधिगम द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी लेखक में स्पष्टता, ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना या ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। अगर लेखन में स्पष्टता होगी तो बच्चे जो हैं वो अच्छे से देखकर अपने नोटबुक में लिख सकेंगे और उसको समझ सकेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग बीटीसी बीएड किए हैं उनको इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। ऑप्शन ए जेम्स लैंग का सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइपोथैमिक सिद्धांत, ऑप्शन सी सक्रियता सिद्धांत या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेम्स लैंग का सिद्धांत। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल विकास का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन बी परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, ऑप्शन सी यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है या ऑप्शन डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक को सहायता प्रदान करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि के बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाए, मतलब शिक्षक को, अगर एक शिक्षक हैं उसको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाएगा तो वो क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे या ऑप्शन बी प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे या ऑप्शन सी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर जो अच्छे शिक्षक होंगे या कुशल शिक्षक होंगे वो ऐसे बच्चों को ऐसे विद्यार्थियों को ना मतलब उन्हें ग्रहण करने से इनकार नहीं करेंगे, उनके लिए अलग से बैठाने की व्यवस्था नहीं करेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक को शिक्षक स्वयं सीखेंगे और फिर बच्चों को वही उसी तकनीक का प्रयोग उनके ऊपर करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होगा? अधिगम होगा। तो व्यवहारिक क्षमताओं में सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसे अधिगम कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन ए हल ने, ऑप्शन बी थार्नडाइक ने, ऑप्शन सी स्किनर ने या ऑप्शन डी वाटसन ने।
तो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय आपको हल ने दिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि एक अच्छे शिक्षण कुशलता मतलब एक अच्छा शिक्षक जो होता है उसमें कौन सी शिक्षण कुशलता होती है? तो श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, या प्रश्न पूछना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल कराना और प्रश्न पूछना एक अच्छे शिक्षक की शिक्षण कुशलता होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए श्रव्य साधन, ऑप्शन बी दृश्य साधन, ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य साधन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि श्यामपट्ट जो है वो एक दृश्य साधन के अंतर्गत आता है, क्योंकि श्यामपट्ट पर कोई चीज़ लिखा जाता है तो वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित होता है। मतलब जिनको कम दिखाई देता है, ऐसे कक्षा 5 के जो मतलब कम जिन बच्चों को दिखाई देता है उनके साथ आप क्या करेंगे? अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन ए निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, कि ऑप्शन बी उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या ऑप्शन डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। वेरी सिंपल है। आपको पता है कि किसी भी बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको ये अनुभव नहीं होना चाहिए कि हमें कम दिखाई देता है इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा कि बच्चों के साथ हमेशा सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। अगर उन्हें जिस चीज़ की प्रॉब्लम है आपको उस तकनीक का वहाँ प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उनके साथ सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगर उन्हें कम दिखाई देता है तो उन्हें आवाज़ के द्वारा मतलब ऑडियो रिकॉर्डर के द्वारा उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञानी की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन ए फ्रांच ब्रेंटानो, ऑप्शन बी मैक्स वर्दिमर, यहाँ वर्दिमर होगा, ऑप्शन सी एडगर रूबिन, या ऑप्शन डी कर्ट लेविन। तो यहाँ पर आपका होगा मैक्स वर्दिमर। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक है उसकी आधारशिला मैक्स वर्दिमर ने सन 1912 ईस्वी में जर्मनी में रखी थी। इसमें दो और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। आपके एक मनोवैज्ञानिक का नाम है कर्ट कोफका और दूसरे हैं आपके जो है कोहलर। तो यहाँ पर आपकी आधारशिला कौन रखे थे? तो मैक्स वर्दिमर रखे थे। कब रखे थे? सन 1912 ईस्वी में और जर्मनी में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? बहुत सरल क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षाओं में भी पूछा गया है और आप जो है बीएड बीटीसी में भी पढ़े होंगे इनके बारे में। तो ऑप्शन ए डब्ल्यू उंड, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी पाउलाओ, या ऑप्शन डी वाटसन। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू उंड ने स्थापित किया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कब किए थे? 1879 ईस्वी में इन्होंने जो है मनोविज्ञानिक की प्रथम आधारशिला को रखा। कब? 1879 ईस्वी में। कहाँ पर? जर्मनी के लिप्जिग शहर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी सोचना, ऑप्शन सी क्रिया करना, या ऑप्शन डी कल्पना करना। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीखना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मौलिकता, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी मितव्ययता, या ऑप्शन डी उपयोगिता। तो आप सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पर मितव्ययता जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इज
द राइट आंसर। अमौलिकता, प्रवाह, उपयोगिता ये तीनों सृजनात्मकता से संबंधित हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? मूल प्रतिक्रियात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, या ऑप्शन डी संवेगात्मक होते हैं। तो आपको पता है कि शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप जो होते हैं वो मूल प्रतिव्यक्तात्मक होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है, बच्चा गुस्सा करता है, रोता है, जब मन करता है तो हंसने भी लगता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। दूसरे व्यक्ति के भाव व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी अनुकरण करना, या ऑप्शन सी कल्पना, ऑप्शन डी चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रोध व भय प्रकार हैं। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा के, ऑप्शन बी संवेग के, ऑप्शन सी कल्पना के, या ऑप्शन डी मूल प्रवृत्ति के। तो आपको पता है कि क्रोध और भय जो है वो संवेग के वो प्रकार हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? हमने ये क्वेश्चन कल आपको सॉल्व कराया था, आज भी ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देती हूँ। तो अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए मैं ये क्वेश्चन अभी छोड़ती हूँ कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो आपके पुरस्कार को महत्व नहीं दिए थे। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी संवेदना, ऑप्शन सी सीखना, या ऑप्शन डी प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित रूप से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रेरणा कहलाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी कोहलर ने, ऑप्शन सी पावलोव ने, या ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि सूझ द्वारा सीखने का जो प्रतिपादन था वो कोहलर किए थे। और कोहलर ने किस जानवर पर अपना जो है कि मतलब अपना प्रयोग किया था? तो चिंपैंजी पे किया था। और उस चिंपैंजी का क्या नाम था ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो कल मैं वीडियो में आपको बता दूंगी कि कोहलर ने जो है वो सूझ का सिद्धांत दिए थे, चिंपैंजी पे किए थे, और उस चिंपैंजी का क्या नाम था। सीखने से संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर किया? ऑप्शन ए बिल्ली पर, ऑप्शन बी कुत्ते पर, या ऑप्शन सी बंदर पर, ऑप्शन डी चूहे पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो कुत्ते पे किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का नियम, ऑप्शन बी तनाव का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, या ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। तो यहाँ आपको पता है, आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे कि सीखने के 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तनाव का जो नियम है ये कोई सीखने के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रयास व भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे डीएलएड के, और यूपी टेट में भी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कौन है? थॉर्नडाइक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए पावलोव ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी कोहलर ने। तो आपको पता है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो स्किनर जी ने किया था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आपको पता है कि जीन पियाजे जो थे वो किसके लिए जाने जाते हैं?
तो आपके ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने कितने संज्ञानात्मक विकास बताए हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन करने की समस्या होती है? ऑप्शन ए औसत बुद्धि के बच्चे, ऑप्शन बी ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन सी अध्ययनशील बच्चे या ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो डी होगा। क्या? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो हैं उनको जो है कि सभी बच्चों के साथ जो है वो समूह में समायोजन करने में समस्या आती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए तथा और लोगों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।